मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जो पिछले दिनों एक खबर वायरल हुई, जिसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसको देखकर दिल उदास सा हो गया, मन तार-तार हो गया और मैं अटक गया। बहुत देर तक उस खबर के बारे में सोचता रहा। खबर है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह थी, जहां एक पुल का रख-रखाव चल रहा था। करीब 2 किलोमीटर लंबा पुल था या 1.5 किलोमीटर लंबा पुल था, जिस पे आना-जाना मना था। तो वहां पर एक व्यक्ति जब अपनी माँ की डेड बॉडी लेकर जा रहा था, तो उसकी एम्बुलेंस को रोक दिया गया और उसको नहीं जाने दिया गया, बशर्ते वो अपने हाथ हाथ अपनी माँ की डेड बॉडी लेके गया। लेकिन उसी रास्ते से जब हुजूर आला वहां के एक विधायक जी आए, तो वे उनको अपने वाहन सहित उस रोड पर जाने दिया गया। सवाल ये नहीं है कि वो कौन सा राज्य था, सवाल ये भी नहीं है कि विधायक या मंत्री या सांसद को क्यों जाने दिया गया। सवाल ये है कि एक व्यक्ति को अपनी माँ की लाश ले जाते हुए किसी का दिल नहीं पसीजा? क्या किसी की करुणा नहीं जगी? क्या किसी की आंख में पानी नहीं उतरा? ये तमाम सवाल हैं कि कैसा समाज हम बना रहे हैं, जो इतना संवेदनहीन है, जो इतना करुणाहीन है कि हुजूर आला की कार तो देखता है, उसे जाने देता है, लेकिन एक बेटे को अपनी माँ की डेड बॉडी ले जाने से मना कर देता है। इन तमाम सवालों की पर हम जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी इच्छा है कि इस डिबेट की शुरुआत मैं विक्रांत यादव जी से करूं। विक्रांत यादव जी एक जाना-माना नाम है, आप सब लोगों ने कई बार टेलीविज़न में देखा होगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जो करीब 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। टीवी 18 में आप ब्यूरो चीफ रहे, आजकल द स्वतंत्र के आप एडिटर इन चीफ हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम अदालतों से लेकर तमाम बीट्स आपने कवर की हैं। विक्रांत जी, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल है, ये विशेषाधिकार है या जुर्म है या पाप है या प्रिविलेज है या समस्या है? विक्रांत जी। आलोक जी आलोक जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए आलोक जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी और लाल नीली बत्तियां हटा दी गई थी। बड़ी तालियां बजी थी, देश भर में लोगों ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने वीआईपी और आम लोगों के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है और अब पूरा वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आज भी बिल्कुल उसी तरीके से वीआईपी कल्चर चल रहा है। समस्या क्या है कि समस्या ये सिस्टम की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से मानसिकता की समस्या है। आप आज भी देखिए कि किस तरीके से विधायक, पंचायती प्रधान, जिस तरीके से जिला प्रधान जब पहुंचते हैं इलाके में और जिस तरीके से सांसद जी के साथ, विधायकों के साथ गाड़ियों का हुजूम निकलता है, तो वो अपने आप में बता देता है कि ये वीआईपी जा रहे हैं, इनको किसी नीली या लाल बत्ती की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, क्योंकि एक घटना मीडिया के सामने आ गई तो ये हमें हमें दिखाई दे गई। ये हर जगह का यही हाल है। नियम, कानून, कायदे ये सब सामान्य लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। आम लोगों को इन नियम कायदों में बांधा जाता है कि आप ये नहीं करेंगे, लेकिन वीआईपी, जिनको हम अपने देश में वीआईपी श्रेणी में रखते हैं, जिसको सिस्टम वीआईपी श्रेणी में रखता है, उनके लिए किसी तरह का कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा नहीं है। हो सकता है कि ये जो घटना आपने बताई इसमें एक आध 2-4 लोगों पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मीडिया में इतनी खबरें आ गई, लेकिन आम तौर पर ये बड़ा सामान्यीकरण हो चुका है इन सब घटनाओं का। और इसको अगर मीडिया में नहीं आती तो इसको कोई इसे खबर के रूप में देखा भी नहीं जाता। ये बड़ी सामान्य चीजें लगती हैं कि ऐसा तो होता ही है। नेताजी को जाने से कौन रोक सकता है? विधायक जी, सांसद जी को जाने से कौन रोक सकता है? तो ये सिस्टम का हिस्सा हमारा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्तियां हटा करके, नीली बत्तियां हटा करके वाहवाही जरूर लूटी थी, लेकिन जो सिस्टम का फेलियर है, जो सिस्टम में कमियां हैं, उनको दूर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जो इन पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो खुद आगे आएंगे। विकास जी, हमारे साथ निर्मला नायक मैडम हैं, जो आप जबलपुर हाई कोर्ट से लेकर देश की विभिन्न अदालतों में आप लोगों का पक्ष रखती हैं, आप वकालत करती हैं और आप बहुत सारे आयोग, बहुत सारी समितियों की सदस्य रही हैं, आप बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। निर्मला मैडम, क्या ये जो वीआईपी कल्चर है, क्या हमारी संविधान की धारा 14 जो राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार देती है, क्या ये उसका उल्लंघन है? निर्मला मैडम। बिल्कुल यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और वीआईपी कल्चर जो प्रयास किया गया था समाप्त करने का, जैसा कि अभी हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा कि माननीय मोदी जी ने, वो कोई कल्चर किसी भी स्तर पर समाप्त नहीं हुआ है। और जहां से भी वीआईपी का आवागमन होता है वहां पर दोहरा चरित्र देखने में आता है। आजकल जो जेह जूरी का स्वभाव बन गया है, जो चापलूसी का स्वभाव बन गया है,
और अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी बात को हमें आइडेंटिकली फॉलो करना है। ऐसा कनिष्ठ जितने भी अधिकारी उनका स्वभाव बन गया है, ये उसके नतीजे हैं। संवेदनहीनता है, तत्परता नहीं है अपने कार्य के प्रति, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैं विषय आपको बताती हूँ, मुझे अभी पिछले हफ्ते में ही एक वरिष्ठ पदाधिस्थ व्यक्ति ने बताया कि साउथ की ये घटना है कि एक सीएम साहब का काफिला निकल रहा था और वहां पर सभी तरफ से, चारों चौराहे में सभी तरफ से रोक दिया गया था। तो काफी जनता परेशान थी। इतने में रजनीकांत जी निकले और जब रजनीकांत जी अपनी वो रूफ ओपन कार में जैसे ही वो बाहर निकले तो सारी की सारी भीड़ उनकी तरफ डाइवर्ट हो गई और लोगों ने सीएम साहब की तरफ देखना बंद कर दिया। सीएम साहब नाराज हो गए और वहां पर मौजूद अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए और उन कुछ अधिकारियों पर कार्यवाही भी हुई। तो इस तरीके का व्यवहार है, इसको लेकर के कुछ चापलूस और कुछ डरे हुए जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, वो ऐसा करते हैं। ऐसा दोहरा चरित्र कभी-कभी नहीं, हमेशा देखने में आता है। जी, हमारे साथ अनुपमा जी हैं, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो आप सहारा की ब्यूरो चीफ रही और विभिन्न और भी चैनल्स में, अखबारों में आप संपादक रही, ब्यूरो चीफ रही, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुपमा जी, क्या वीआईपी कल्चर लोकतंत्र पर कलंक है? आप इस पर अपने विचार रखें। एक छोटी सी घटना मैं और बता देता हूँ कि पिछले दिनों आप ही के रास्ते से एक वीआईपी निकल रहे थे, जहां की आप रहने वाली हैं, और उनके कहने पर एक व्यक्ति ने सीट नहीं बदली, तो अगले स्टेशन पे उनके 8-10 गुंडों ने आके उसको पीटा, उसकी नाक टूट गई और बहुत ज्यादा पीटा, क्योंकि विधायक जी के कहने पर उसने सीट नहीं बदली थी। अनुपमा जी, क्या लोकतंत्र पर कलंक है वीआईपी कल्चर? देखिए, बिल्कुल। वैसे तो विक्रांत जी ने बताया कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वीआईपी कल्चर हटाया और जो लाल बत्ती है उसे हटा के ये लोगों को दिखाया कि अब वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा, लेकिन वीआईपी कल्चर तब भी था, आज भी है और मुझे लगता है कि आगे भी रहेगा। ये जो नियम, कायदे, कानून है वो एक आम जनता के लिए है, चाहे वो टोल के लिए हो, सड़क की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें या किसी भी तरह की हम सामाजिक अगर बात करते हैं, तो ये सब चीजें, नियम, कायदे, कानून सब आम जनता के लिए है। आप देखिए, बत्तियां लगना बंद हो गई लेकिन हूटर लगे हुए हैं। उसपे अगर विधायक, मंत्री, सांसद जा रहे हैं तो ढेरों माला लगी डली हुई है उनकी गाड़ियों पे, उससे समझ में आता है कि ये वीआईपी कोई जा रहा है, सांसद, मंत्री जा रहा है। रास्ते पे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, जबकि अब सब जगह पे स्पीड लिमिट के कैमरे शहरों में लगे। आप जरा सी भी तेज गाड़ी शहर से निकाल के दिखाइए मध्य प्रदेश में, तो आपके घर पे चालान आ जाता है। तो जो समर्थ है उसको कोई भी दोष नहीं है, वो कुछ भी तेज गाड़ी भी चला सकता है। वो जो अगर कहीं पे रास्ता बंद है तो उस बंद रास्ते से भी निकल सकता है। हम लोग पहले भी इसी मंच के द्वारा हम बात कर चुके हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता क्यों नहीं दिया जाता। इसी तरह का आज भी जो मंच है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि वो एम्बुलेंस में गाड़ी उसकी माँ की लाश रखी हुई थी, लेकिन उसे वहां से गुजरने नहीं दिया गया, जबकि कहा गया है कि एम्बुलेंस के लिए ना तो टोल पे बंद या ना ही जाम में फंसना चाहिए, और कोई भी रास्ता है उसको एम्बुलेंस के लिए वो खुला छोड़ देना चाहिए। अब जो उसका रास्ता अगर बंद किया गया और उसके बाद में वहां से विधायक या मंत्री हैं जो उस रास्ते पर निकले, तो सबसे पहले कार्रवाई जिन लोगों ने उनको रास्ता दिया उन पर भी होना चाहिए, शासन पर भी होना चाहिए, जो विधायक वहां पर उस रास्ते से निकले उनके ऊपर भी होना चाहिए। और प्रशासन क्या देख रहा है, प्रशासन क्यों नहीं आगे आता? उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, ये नेता मंत्री, क्योंकि सरकार तो वही चला रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो वही कर रहे हैं, जब तक ये लोग अपने कल्चर को नहीं बदलेंगे, ये वीआईपी कल्चर पूर्ण तरह से बंद नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं हमको आम, मतलब रोज देखने को मिल भी रही हैं और मिलेंगी। क्योंकि जो अगर कहीं सुर्खियों की बात कहें तो अखबारों में या टेलीविजन पे एक दो ही स्टोरीज जो है इस तरह की सामने आती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, हॉस्पिटल अगर कोई कवर करता होगा, तो हेल्थ अगर कोई कवर करता होगा, तो उसे समझ में आता होगा इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं अब। जी अनुपमा जी, हमारे साथ भोपाल से देवदत्त जी दुबे हैं। आज मैंने 2 लोगों से निवेदन किया था कि हम आपकी भूमिका बदल के आपसे सवाल पूछेंगे। तो पहला जो मैंने निवेदन किया था वो देवदत्त जी दुबे से किया था। देवदत्त जी दुबे ब्यूरो चीफ हैं
बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक रहे, बहुत सारी पत्रिकाओं के, अखबारों के। आप भोपाल के जो गिने चुने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार उनमें से एक देवदत्त जी दुबे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पत्रकार के रूप में सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देवदत्त दुबे जी का एक दूसरा परिचय भी है कि आप गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अध्यात्म से आप बहुत ज्यादा जुड़े हैं। आज मेरा सवाल देवदत्त जी दुबे आपसे दूसरी भूमिका से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने कार जाने दी, विधायक की थी, सांसद की थी, मंत्री की थी, लाट साहब की थी, वो हम नहीं सवाल पूछ रहे। सवाल ये है कि एक दूसरे व्यक्ति को जो अपनी माँ की लाश लेके जा रहा है, उसको रोका जाना और उससे कहना कि आप इसको पैदल लेके जाइए। हम इस संवेदनहीनता पर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, कि इस करुणाहीनता पर सवाल पूछना चाहते हैं कि कैसा समाज हम बना रहे हैं कि हुजूर की गाड़ी को आदमी जाने दे रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन आम आदमी को लाश नहीं ले जाने दे रहा है। ये कैसा करुणा विहीन समाज है? हम आपसे इस पर विषय पर पूछना चाहते हैं, देवदत्त जी दुबे। देखिए, जब सत्ता हावी हो जाती, रुतबा हावी हो जाता, पैसा तो एक करुणा, सत्य, प्रेम, दया जो मानवीय वो नीचे चले जाते हैं। आप देखें कि यही लोग क्या कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो वैसे निर्णय लेते हैं। तभी तो ये जब भाषण देते हैं कि हम आपके सेवक हैं, तो नीचे जनता हँसती है, अच्छा ऐसे सेवक होते हैं। क्योंकि वो देखती रहती है कि शासक बन के आप शासन करते हो, फिर सेवक। ये लोग भगवान को मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते, या प्रकृति को मानते, प्रकृति की नहीं मानते। प्रकृति ने कभी भेदभाव नहीं किया, वो ऑक्सीजन देती है तो ये वीआईपी और गरीब को पहचान के नहीं देती। उसने जल दिया तो कोई वीआईपी और गरीब को पहचान के नहीं दिया। जो सबसे जीवन की ज़रूरी चीज़ें थी, उसने निःशुल्क दी और सबको समान रूप से दी। लेकिन ये लोग इन सब इतना अहंकार हो जाता है पैसे का, पदों का, ये भूल जाते, नैतिकता भूल जाते, मानवता भूल जाते। फिर कभी कोई कहता है कि जो बात कहने में ज़रा वो लगती है कि अंत ऐसे लोगों का क्या होता है? आप देखें जो बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं, उनका अंत कैसे होता है? तो मुझे लगता है कि जब-जब आप जो प्रकृति ने आपको दिया है, यदि आप वैसा न्याय नहीं करेंगे आम जन के साथ, तो आपको तो फिर उसका न्याय भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आम जनता को भी ये देखना चाहिए कि कौन शासक, कौन नेतृत्वकर्ता, विधायक हो, अधिकारी हो, कौन आम जनता को पहले आप आइए करके करता है, कौन पहले जाता है। ये सब जनता को भी धीरे-धीरे सुधार करना पड़ेगा इस वीआईपी कल्चर में। केवल लाल बत्ती हटा देने से वीआईपी कल्चर नहीं हटेगा, हूटर हटा देने से नहीं हटेगा। ये मानसिकता बदलने का खेल है कि इतनी करुणा, दया नहीं रही उन लोगों में कि एक बेटा अपनी माँ को वैसे ही इतना बड़ा बोझ उस पे पड़ा कि उसकी माँ खत्म हो गई और दूसरा बोझ ये कि वो कंधे पे लाद के ले जा रहा है। तो अब इससे संवेदनहीन समाज को आप क्या कहोगे? आप बहुत सारी घटनाएँ समाज में देख रहे हैं अभी, कितने सारे चर्चित मामले हैं। आपने कई बार इस पे चर्चा भी कराई है ऐसे मुद्दों पे कि पत्नियाँ कैसे मार रही जिनके भरोसे पति सोता है, गला काट देती, कहीं साँप छोड़ देती, कहीं नीला ड्रम, कहीं कहाँ चलिए, जो दूसरी भूमिका मैंने बदलने का आज निवेदन किया था, वो राहुल भाई जी हैं। आज मैंने राहुल भाई जी को जब फोन किया तो मैंने कहा कि आज आप, पूरा देश जानता है कि आप एक बहुत श्रेष्ठ मनोचिकित्सक कहें या मनोविज्ञानी कहें, आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। लेकिन आज हम साइकोलॉजी का सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, आज हम एक आम आदमी की तरह आपसे पूछना चाहते हैं। राहुल जी, हुजूर की गाड़ी चली गई, एक आम आदमी अपनी माँ की लाश लेके कंधे पे जा रहा है। दूसरा, हुजूर के कहने पर आपने सीट नहीं बदली तो अगले स्टेशन पे गुंडे आके आपको पीट रहे। हुजूर 15 गाड़ियों के काफिले में जा रहे हैं, आपको भगदड़ में का सामना करना पड़ता है, आपकी मौत हो जाती है। ये तमाम सवाल हैं। आप झुग्गी में परेशानियों में रहते हैं और आपका प्रतिनिधि 40 कमरों के मकान में रहता है। ये तमाम सवाल हैं जो एक आम आदमी के जहन में निकलते हैं, उतरते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आम आदमी किस तरह से इन तमाम चीजों को सोचता है? राहुल भाई जी। आलोक, ये संवेदनहीनता का ये सिर्फ एक ही मौका नहीं है जहां एक लाश को नहीं निकलने दिया जा रहा और किसी वीआईपी के लिए रास्ता बन रहा है। अगर आप देखें, बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को घर से बाहर छोड़ देते हैं, भगा देते हैं, नहीं रखेंगे साथ में। तो ऐसी ही कितनी ही घटनाएं हैं जो संवेदनहीनता की समाज के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। छोटे बच्चे को देख करके जो रास्ते पे भीख मांग रहा है और उसके प्रति हमारा एक नजरिया होता है, तो ये जो संवेदनहीनता के सवाल हैं, ये बहुत छोटे मोटे सवाल नहीं है। और इस नजरिए से सवाल छोटे नहीं है कि
सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की जिस तरीके से लोगों के बीच में एक विभाजन पैदा कर रही है, विभाजन पैदा किया है जिसने, और हमारी कंडीशनिंग कर दी जा रही है कि आप दोयम दर्जे के हैं ही। आपकी कंडीशनिंग इस स्तर पर कर दी जा रही है कि आपकी जो संवेदनहीनता है वही आपकी कंडीशनिंग हो रही है, और वो संवेदनहीनता से किसी को गुरेज नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ। और जहां तक जो उच्च तबका है या ऊपरी तबका है जिसको फायदा मिल रहा है उस सिस्टम में, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है, और वो जो संवेदनहीनता के जो सवाल जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता से, बहुतायत जनता से, वो ये मान लेती है कि ये इनके लिए प्रिविलेज है और ये इनकी एक ताकत है। तो जो संकेंद्रण हो रहा है ताकत का, और वो संकेंद्रण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के तौर पर एक पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही होता है। और लोकतंत्र का उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से जो कटाव है, वो कटाव भी आपको देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उच्च स्तर पर है। आम चलिए आवाम राहुल के जी, अब लिए सेकंड राउंड में अपन इसके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। विक्रांत यादव जी, क्या सॉल्यूशन आपको लगता है कि जितने राजनीतिक दल हैं सब वीआईपी कल्चर चाहते हैं, मीडिया है वो भी वीआईपी कल्चर चाहता है, हर आदमी इसके पक्ष में है वीआईपी कल्चर के, तो इसको कौन दूर करेगा और कैसे दूर होगा? आलोक जी, देखिए, हम बौद्धिक बहसों में बात कर सकते हैं कि सबको आगे आना चाहिए, सब इसमें काम करें, लेकिन देखिए, समझना पड़ेगा कि यह सिस्टम का हिस्सा है, इसे नहीं बदला जा सकता। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी ये बदला जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स हो या फिर बाबूशाही हो, बड़े अफसर हो, हर आदमी जब वो उस क्षेत्र में जाता है तो वो इच्छाएं अपने आप जागृत होती हैं और उनके कारण ही वो उस क्षेत्र में। आप ये समझिए कि एक बच्चा, जो छोटा बच्चा घर में पल रहा होता है, तो उसके माँ बाप भी, हम अपने बच्चे से यही कहते हैं हमेशा कि बड़े अफसर बनना, खूब पैसा कमाना। हम किस लिए चाह रहे हैं वो कि बड़ा अफसर बने, खूब पैसा कमाए? इसी कारण चाह रहे हैं कि उसे वो सारी वीआईपी सुविधाएं मिले। तो ये सिस्टम का हिस्सा, हमने समाज का हिस्सा ही इसी तरीके से बना दिया। हमने अपने समाज को उस तरीके से उस दिशा में ले गए हैं कि जहां पर अब केवल पैसा और पद, यही दो चीजें तय करती है कि आपकी सामाजिक हैसियत क्या है। अगर आपके पास अर्थतंत्र मजबूत है या फिर आप बड़े पद पर हैं, उसी के हिसाब से आपकी सामाजिक हैसियत तय होती है और उसी के हिसाब से आपके रिश्ते चलते हैं। ये एक समाज की ऐसी बुराई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि इसे हमने अपने समाज में बड़े पैमाने पर फैला लिया है। अब ये व्यक्तिगत तौर पर हम लोग, दिल्ली में जो एमसीडी का ऑफिस है, जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो हमने देखा था कि वहां पे कमिश्नर के लिए एक अलग से लिफ्ट है, हमारे जो जी आला अफसर हैं एमसीडी के, उनके लिए एक अलग से लिफ्ट है। आलोक जी, सरकारी अफसरों में, सरकारी दफ्तरों में अफसरों के लिए अलग से पेशाब घर हैं। तो वीआईपी कल्चर तक तो यहाँ तक है, क्या कहेंगे मैं इस पर? वहीं आने वाला था कि आप लिफ्ट की बात कर रहे हैं। हर दफ्तर में अफसरों के लिए, बड़े साहब के लिए शौचालय अलग है। उसमें सामान्य आदमी या उन्हीं के दफ्तर का छोटा अफसर नहीं जा सकता, उनके छोटे कर्मचारी नहीं जा सकते। तो ये सब सिस्टम हमने, आप समझिए कि जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में जो लिखा जाता था कि बड़े क्लब्स के बाहर की इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वो मानसिकता जो बाबूशाही की है, लाल फीता शाही की है, वो निकलने में अंग्रेजों के गए हुए तो 75-80 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो मानसिकता में अभी भी पूरी तरीके से ढला हुआ है और उसे निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। चलिए निर्मला मैडम से पूछते। निर्मला मैडम, आपने आम आदमी के हाथ में धारा 14 दे दी, समानता का अधिकार दे दिया, लेकिन वो इस्तेमाल कैसे करे? नहीं, मैं अभी विक्रांत जी के जितना भी कथन थे, जो शब्द थे, उसको मैं अक्षरशः मान रही हूँ कि धारा 14 दे देने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं दिख रहा है। वीआईपी कल्चर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मुझे कहीं कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये हम ऐसी मानसिकता अपने लिए बना चुके हैं। आलोक जी, आप देखें, परिवार एक बहुत स्मॉल यूनिट होती है समाज की। परिवार में भी जो व्यक्ति कमाता है, 4 बेटे हैं जिसमें से एक कमाता है, उसके लिए वीआईपी कल्चर है। जो बच्चा कम कमाता है उसके लिए अलग व्यवस्था है। तो परिवार की एक छोटी यूनिट में ही वैसा है। तो गोसाई जी तो पहले ही कह चुके हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ्यवान है उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। रहा समाज में कुछ सुधार का, तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे बच्चे हैं, आजकल वो मी माई माई सेल्फ तक सीमित हो गए हैं। उनको आज क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कमाना है, खाना है, खर्च करना है। अब दो तबके बचते हैं, जो सत्ता कर रहा है
या जो आम आदमी है। तो आम आदमी के लिए धारा 14 हमें संविधान में लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, परंतु उनके लिए समानता की कोई अलग से व्यवस्थाएं नहीं है। हमें ये तो हम नहीं कहेंगे कि इसको हम खुले मन से स्वीकार कर लें, इस वीआईपी कल्चर को, परंतु हम इसको बदलने की भी स्थिति में नहीं है जब तक कि समाज में जो ऊपर बैठे हुए तबके के लोग हैं वो अपने आचरण की शुचिता नहीं बनाते। अनुपमा जी, हम आपसे दो चीजें जानना चाहते हैं। पहला, क्या जो शासन कर रहा है और जिस पर शासन किया जा रहा है, इन दोनों के बीच क्या कोई अंतर होना जरूरी है? दूसरा, आप युवा हैं, क्या युवा नई दुनिया में या नए समाज में आने वाले समय में क्या ये कल्चर बदलेंगे? दोनों सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। अनुपमा जी। देखिए, ये कल्चर वाकई में बदलना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मतभेद हो गया है, चाहे वो निम्न वर्ग के आदमी हो, मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का। हर व्यक्ति, आज का नया जो युवा है वो अपर क्लास को अचीव करना चाहता है, उसके लिए लगा हुआ है दिन भर में। आपको याद हो, हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पे उस स्कूल में अफसर के बच्चे भी पढ़ते थे, उद्योगपति के भी बच्चे भी पढ़ते थे, और जो टीचर्स हैं उनके बच्चे भी हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो उस समय पे ये भेदभाव नहीं था। हमारे जो दोस्त हैं वो व्यापारी भी हैं, डॉक्टर्स के बच्चे भी हैं और अधिकारियों के बच्चे भी हमारे साथ में पढ़े। लेकिन अब आप देखिए, अब स्कूल्स का ही स्तर बदल गया। जो थोड़ा भी कमा रहा है वो ये चाहता है कि हमारा बच्चा डीपीएस में जाके पढ़े। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ता है? कोई चाहता है कि सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा जाके पढ़े? जबकि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो गए हैं पहले से, और ज्यादा अच्छे उसमें टीचर्स हो गए हैं, पढ़ाई भी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आप देखो, कोई नहीं जाना चाहता। तो जब हम ही खुद अपने बच्चों को ये चीजें, ये दूरियां हम दे रहे हैं, अलग अलग वर्गों में हम बांट रहे हैं कि भाई डीपीएस में जाएगा तो बच्चा ये रहेगा, अगर उससे कोई और दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसकी एजुकेशन ये होगा। आजकल तो लोग इतना अफोर्ड करने लगे कि दून और ये बड़े बड़े जो बोर्डिंग स्कूल्स है वहां अपने बच्चों को चाहते हैं कि वहां जाके पढ़े। तो ये कल्चर तो हम भी शुरू से ही डालते आ रहे हैं कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई आप उस स्कूल में जाएंगे तो उसका जो क्लास है वो ये रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो उसका क्लास ये रहेगा। सेंट्रल स्कूल में, मतलब केंद्रीय विद्यालय भी है, उनमें अगर जाते हैं तो उसका क्लास होगा। तो क्लास तो हम खुद देना शुरू कर रहे हैं बच्चों को। फिर उसके बाद में हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आगे भविष्य में कि वो ये क्लास की जो डिवाइडेशन है उसमें बच्चा समानता लेके आए। हम अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो हम खुद भी फोन लगवाते हैं कि महाकाल के दर्शन हो जाएंगे क्या वीआईपी, उसमें हम लोग लाइन में लग के क्यों नहीं करते हैं? जबकि ईश्वर ये कहता है कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, और जो वीआईपी कल्चर से आएगा उसको मुझे नहीं देखना है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वीआईपी कल्चर से जाके दर्शन करें। तो चलिए हम अनुपमा जी, सबको समय ये कम है सोचना हमारे होगा। पास, तो हम इसको हमें समाप्त करना होगा। इससे पहले कि मैं देवदत्त जी दुबे के पास जाऊं इसको समाप्त करने के लिए, मैं राहुल भाई जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या राहुल भाई जी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो एक सम्मान है, क्या वो खत्म हो रहा है? आप आज के कलेक्टर या एसपी को किसी आम आदमी से बात करता हुआ सुन लें तो आप इस बात को अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि दूसरे मनुष्य से बात कर रहे हैं या किसी और जाति के आदमी से, व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जीवन से बात कर रहे हैं। तो डिग्निटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है क्या वीआईपी? राहुल भाई जी। बात तो सही है कि हमारे समाज में सारे लोगों की डिग्निटी पर को बहुत ही चैलेंजिंग वे में उसको डेवलपमेंट हो रहा है, और उसकी डिग्निटी बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है। आमतौर पे ये जो सवाल है ये बहुत ही बड़ा तकलीफ देह है कि जो हमारी डिग्निटी है या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और हम सेल्फ रिस्पेक्ट का करेंगे क्या, सवाल हमारे सामने ये आता है। हम किसके साथ, किसी को भी जाना है, किसी के पास भी जाना है, हमें पैसे देके काम कराना। आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं तो आपकी कोई पूछ नहीं है। मेरा ये कहना का मतलब ये है कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच का जो रिश्ता इस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ने तय कर दिया है वो बहुत ही विघटनकारी है। और उस विघटनकारी स्थितियों का जो आप यहाँ पर इस समय जिस सवाल पर को आपने उठाया है उसका एक हिस्सा है कि हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं और हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप से भी। और चलिए अब देवदत्त जी के पास जाते हैं इसके समापन के लिए। देवदत्त जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर डिबेट, हर बात, हर सभा,
हर विमर्श उम्मीद से खत्म हो, लेकिन निर्मला नायक मैडम ने इस पूरे डिबेट को एक जो बात कह दी उससे बड़ी निराशा हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि इसको एक निराशा वाली बात से खत्म ना करें। निर्मला मैडम कह रही है कि जो वीआईपी कल्चर निरंतर बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो ये तो निराशा वाली बात है, कुछ इसका सॉल्यूशन दीजिए देवदत्त जी। नहीं, हर अति के अंत होता ही है, आप विश्वास रखिए। लोग जो समझ रहे हैं, जो लोग अब देख रहे हैं, कहीं तो मानवता जागती, जैसे आप जैसे लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, तो झकझोरती तो है ही कहीं बात के, ये हम क्या कर रहे हैं, जो सुनते होंगे लोग। और नहीं, मानवता बड़ी दोनों स्तर पे बढ़ रही है। आप उसको यूँ समझ लीजिए कि आजकल तो बहुत छोटे-छोटे उसको दिखाने का जो सोशल मीडिया पे शौक है ना, कई बार लोग किसी को फल देते हैं तो फ़ोटो, एक केला देते हैं, 10 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ऐसे ही अब धीरे-धीरे फ़ोटो के चक्कर में, सोशल मीडिया में छाने के चक्कर में धीरे-धीरे मानवता आएगी और फिर जब करने लगोगे तो अंदर भी स्वीकृति बनेगी कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। या जब ठोकरें खाएँगे, कई जो घटनाएँ हो रही हैं बड़े लोगों के साथ, उनसे भी लोग सबक लेते हैं। और जो बहुत सारे समाज सुधारक हैं, वो भी लगातार इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं कि देखें, जो रामचरितमानस देखते हैं कि भगवान राम कैसे सबरी के पास गए थे एक राजा के, बद्धता या तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो धीरे-धीरे आएँगी। कुछ लोग हैं जो रुतबे, जो पैसे को पाके बौरा जाते हैं, लेकिन वो भी समझ जाते हैं जब उनको क्रिटिसिज़्म होता है, जैसे आज हो रहा है, ऐसे आलोचनाएँ बहुत होती हैं। समाज अब खड़ा हो गया है, अब लोग, हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी पत्रकार है जिसके पास सूचना है और जिसके पास ये मोबाइल है, तो वो डालता है, तो अब लोग बहुत घबराने भी लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे से, मोबाइल से। तो कुछ डर के, कुछ समझ के, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि धीरे-धीरे उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखें कि मानवता लौटेगी, चाहे वो दिखावे के लिए, चाहे अंतर मन से, लेकिन ऐसी घटनाएँ ना हो, हम इसी की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये केवल एक उसकी नहीं है, ये पूरी मानवता को रौंदने की घटना है। जिस दिन आदमी ये सोच ले कि यदि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाए कि मेरी माँ खत्म हो जाए और फिर मुझे ऐसा करना पड़े, तो मुझे कैसा लगेगा? जिस दिन आदमी दूसरे के साथ जो व्यवहार करता है, वो सोच ले कि मेरे साथ यदि ऐसा हो तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि फिर इन चलिए सब देव जी, चीज़ों का बहुत बहुत हल। धन्यवाद आपको। मेरा हेलो। पेशा है सवाल पूछना, मेरा काम है लोगों से जवाब पूछना, लेकिन आज मेरे पास सवाल उन लाट साहब के लिए नहीं है जो उस कार में बैठ के फर्राटे से निकल गए। मेरा सवाल उस बच्चे से भी नहीं है कि कितना बोझ रहा होगा उस पर जिसने अपनी माँ की लाश को हाथ हाथ वहां तक ले गया होगा। आज मेरा सवाल उस व्यक्ति से है, अगर वो मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा, क्या उस रात तुम्हें नींद आई थी? क्या उस रात तुम सो सके थे जब तुमने एक पुल से एक लाट साहब की गाड़ी जाने दी, एक व्यक्ति को मजबूर किया कि वो अपनी लाश को, अपनी माँ की लाश को हाथ हाथ ले जाए? अगर इस ये सवाल मेरा उस तक पहुंच पाए या वो मुझे कभी जिंदगी के किसी मुहाने में किसी किनारे पे मिला तो मुझसे दुख का जरूर इतना तो पूछ ही लूंगा, क्या उस रात तुम सोए थे जिस रात तुमने एक लाट साहब की गाड़ी जाने दी तो एक व्यक्ति को रोक दिया उसकी माँ की लाश को ले जाने से? आप लोगों ने हमारी बात सुनी, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि समय को हम सिर्फ धन्यवाद देकर नहीं खत्म कर सकते। आप अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण आधा घंटा मुझे देते हैं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। अब 2 ही जने बचे ना?